नमस्कार। जब भी भारत के पहले एम्पायर बिल्डर या साम्राज्य निर्माता की बात होती है तो जहन में सबसे पहला नाम किसका आता है? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा मौर्य, है ना? पर क्या हो अगर बताया जाए कि मौर्यों से भी पहले एक ऐसी शक्ति थी जिसने असल में एक बड़े साम्राज्य की नींव रखी थी? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं नंद वंश की। एक ऐसी डायनेस्टी जिसकी कहानी अक्सर इतिहास के पन्नों में दबसी जाती है, पर जिसने कायदे कानूनों को तोड़ा और भारत के इतिहास का रुख हमेशा के लिए मोड़ दिया। तो सवाल सीधा सा है, भारत के पहले गैर क्षत्रिय सम्राट कौन थे? अब ये सिर्फ एक क्विज का सवाल नहीं है। इसका जवाब हमें एक ऐसे राजवंश तक ले जाता है जिसने हजारों साल पुरानी सामाजिक व्यवस्था को सीधी चुनौती दी और सत्ता की परिभाषा ही बदल कर रख दी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नंद वंश का ये जो उदय था, ये कोई मामूली घटना नहीं थी। ये सिर्फ एक राजा का दूसरे राजा को हटाने की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो एक क्रांति थी। एक ऐसी क्रांति जिसने भारत के पॉलिटिकल और सोशल लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। और इस क्रांति का चेहरा कौन था? एक ऐसा इंसान जो पारंपरिक नियमों के हिसाब से सिंहासन का हकदार था ही नहीं। चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। साल था लगभग 345 ईसा पूर्व और जगह थी शक्तिशाली मगध। यहीं पर एक शख्स उभर कर सामने आता है। नाम था महापद्मनंद। वो उस वक्त के शिशुनाग वंश को उघाड़ फेंकता है और एक नए साम्राज्य की नींव रखता है। देखिए, ये कोई आम सत्ता परिवर्तन नहीं था। ये एक भूचाल था, एक जलजला जिसने सदियों से चली आ रही परंपराओं की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। तो ये गैर क्षत्रिय होने का आखिर मतलब क्या था? देखिए, इसका सीधा सा मतलब था कि वो पारंपरिक योद्धा शासक जाति से नहीं थे। और यही तो सबसे बड़ी बात थी। जरा सोचकर देखिए, उस जमाने के समाज के लिए ये कितना बड़ा शौक रहा होगा। ये उस नियम को तोड़ रहा था जो कहता था कि राजा तो सिर्फ क्षत्रिय ही बन सकता है। ये एक तरह से स्टेटस को पर सीधा हमला था। और अगर किसी को भी महापद्मनंद के इरादों पर जरा सा भी शक था तो उन्होंने एक ऐसा टाइटल अपनाया जिसने सारे शक दूर कर दिए। उपाधि थी सर्व क्षत्रियांतक, मतलब सभी क्षत्रियों का विनाश करने वाला। सोचिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं था, ये एक खुला ऐलाने जंग था। उनकी जबरदस्त महत्वाकांक्षा और परंपरा से पूरी तरह अलग होने का एक पावरफुल सिंबल। तो इतनी बोल्ड शुरुआत के बाद नंदों ने एक ऐसा एम्पायर खड़ा किया जिसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं था। पर सवाल यह है कि उन्होंने ये किया कैसे? आखिर क्या था उनकी शक्ति का राज? नंदों के राज में मगध सिर्फ मगध नहीं रहा, वो अपनी पुरानी सरहदों को तोड़कर बहुत आगे निकल गया। उन्होंने पूरे गंगा के विशाल मैदानी इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया। एक ऐसे विशाल भूभाग पर कंट्रोल किया जो उस समय तक भारत में किसी ने नहीं देखा था। इनकी ताकत के पीछे 3 बड़े स्तंभ थे। पहला, एक बहुत बड़ी और स्थायी सेना जो हमेशा एक्शन के लिए तैयार रहती थी। दूसरा, बेहिसाब दौलत और संसाधन। कहते हैं कि उनके खजानों की कहानियां दूर दूर तक मशहूर थीं। और तीसरा, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जो कुशलता से टैक्स वसूल कर सके, कानून और व्यवस्था बनाए रखे और इस पूरे विशाल साम्राज्य को एक घड़ी की तरह बिल्कुल सटीकता से चला सके। कहते हैं ना, हर बड़ी ताकत का एक असली इम्तिहान होता है। नंदों के लिए वो इम्तिहान तब आया जब इतिहास का सबसे बड़ा विजेता अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान भारत के दरवाजे पर आ धमका। और यही वो पल था जिसने नंदों की खौफनाक प्रतिष्ठा को इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो अब मंच तैयार था। 2 महाशक्तियों का आमना सामना। एक तरफ था सिकंदर, जिसने ग्रीस से लेकर भारत तक अपने रास्ते में आई हर सल्तनत को रौंद डाला था। और दूसरी तरफ था नंद साम्राज्य, जिसकी विशाल सेना, जंगी हाथियों और बेहिसाब दौलत की कहानियां ग्रीक सैनिकों के कानों तक भी पहुंच चुकी थीं। और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सिकंदर, जिसने ताकतवर फारसी साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया था, वो रुक गया। सवाल है क्यों? ऐतिहासिक वृत्तांत बताते हैं कि उसकी थकी हारी सेना ने नंदों की फौज के बारे में सुन रखा था। 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और हजारों की तादाद में खूंखार जंगी हाथी। ये सुनकर उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से साफ मना कर दिया। सोचिए, नंदों ने बिना एक भी तलवार उठाए ये जंग जीत ली। उनकी प्रतिष्ठा ही उनका सबसे बड़ा हथियार साबित हुई।
लेकिन जैसा कि इतिहास ने हमें बार बार सिखाया है, बड़े से बड़े साम्राज्य भी अक्सर अंदर से ही खोखले हो जाते हैं, और नंदों के साथ भी यही हुआ। उनका पतन सिकंदर जैसे किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं किया, बल्कि वो अपनी ही कमजोरियों का शिकार हो गए। इस कहानी के आखिरी अध्याय का मुख्य किरदार है धनानंद, आखिरी नंद शासक। वो एक ऐसा राजा था जो अपनी ही जनता की नज़रों में गिर गया, और उसकी यही अलोकप्रियता उसके साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कील साबित हुई। तो आखिर ये सब हुआ कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले धनानंद ने अपनी जनता पर बहुत भारी टैक्स लगा दिए, जिससे लोगों में गुस्सा फैल गया। फिर इस गुस्से की आग में घी डालने का काम किया दो लोगों ने। एक थे प्रतिभाशाली रणनीतिकार चाणक्य, और दूसरे थे एक महत्वाकांक्षी नौजवान चंद्रगुप्त मौर्य। इन दोनों ने मिलकर लोगों के गुस्से को एक आंदोलन में बदला, एक क्रांति में, और लगभग 322 ईसा पूर्व में नंद वंश का हमेशा के लिए अंत कर दिया। तो क्या इसका मतलब ये है कि नंद वंश इतिहास में बस एक छोटा सा चैप्टर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका राज भले ही ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन उनकी विरासत ने भारतीय इतिहास का पूरा रास्ता ही बदल दिया। आइए देखते हैं कैसे। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एक फ्रेम में रखती है। देखिए, नंदों ने शिशुनाग वंश के बाद सत्ता संभाली और एक विशाल सेंट्रलाइज्ड राज्य बनाया। और हाँ, उनके बाद आए मशहूर मौर्य। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि मौर्यों ने जीरो से शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने अपना शानदार साम्राज्य उसी नींव पर बनाया जो नंदों ने पहले ही तैयार कर दी थी। तो ये नींव आखिर थी क्या? ये थी एक परिष्कृत प्रशासनिक मशीनरी, एक कुशल टैक्स कलेक्शन सिस्टम और एक बड़ी राज्य द्वारा पोषित सेना का कॉन्सेप्ट। ये सब उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल क्रांतिकारी विचार थे। असल में नंदों ने एक साम्राज्य चलाने का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। मौर्यों ने बस उस ब्लूप्रिंट को उठाया और उस पर इतिहास के सबसे महान साम्राज्यों में से एक की इमारत खड़ी कर दी। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर धनानंद एक बेहतर राजा होता और नंद वंश का पतन ना होता, तो भारत का इतिहास आज कैसा होता? क्या वो सिकंदर के बाद के आक्रमणों को रोक पाते? क्या मौर्य साम्राज्य कभी बनता ही नहीं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब इतिहास के शायद अगर में छिपा है। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।